Hello friends, good evening and welcome to all in my YouTube channel शुभम जैन with ABC एग्जाम प्रेप। तो आज से हम अपनी न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। अभी हम पॉलिटी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम जो आपके वेरियस एग्जाम से रिलेटेड जितना आपका रेलिवेंट रहेगा पॉलिटी के टॉपिक्स उतना हम डिटेल्ड में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पहले प्रोविज़न क्या रही कि कब बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका आइडिया कब आया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, और उसकी डिमांड कैसे एक्सेप्ट की गई, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मेरा थोड़ा तरीका चीज़ों को याद करने का अलग है। मैं इससे पहले का जो पार्ट है आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स करके कवर किया जाता है, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से, और उन चीज़ों को मैं यहाँ से कवर नहीं करूँगा, वो मैं बाद में लेटर ऑन कवर करूँगा। ठीक है, हम जहाँ से आपका पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर आपका बेस बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो वो डेट थी 1934, जब आपके एम.एन. रॉय एक पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले आइडिया को म्यूट किया कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, मतलब कि एक रिटन डॉक्यूमेंट, सो दैट कि अगर हम यहाँ पे गवर्नेंस चाहते हैं, रूल चाहते हैं, तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोविजंस के थ्रू हो। ठीक है, सो दैट कि कोई भी पर्सन अपनी मनमानी ना कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसके लिए बनानी चाहिए हमें, सो दैट कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से क्या कर सके, अपने एक डाइवर्स जो हमारा कंट्री है जहाँ पे वेरियस टाइप्स के लोग रहते हैं, लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डिफरेंट टाइप के कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, तो हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएं। ठीक है, सो दैट कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरे इंडिया के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो कांग्रेस ने इसी आइडिया को फिर क्या किया, 1935 में अपना ऑफिशियल डिमांड बना लिया। आप सभी लोगों को पता होगा, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो भी इंडियंस की डिमांड है उसको क्या किया जा सके, एक ऑर्गेनाइज वे में क्या किया जा सके, ब्रिटिशर्स के सामने रखा जा सके। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ब्रिटिशर्स के सामने 1935 में रखी थी, जिसको ब्रिटिशर्स ने 1940 में एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो चीज़ आपको एग्जाम में चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो इसको ही हम अगस्त ऑफर बोलते हैं। ब्रिटिशर्स ने जो इंडियन की डिमांड को माना 1940 में कि हाँ आपके लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए जो डिसाइड करेगी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसको हम अगस्त ऑफर बोलते हैं। तो जब ये एक्सेप्ट कर लिया गया उसके बाद क्या किया गया, 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया यहाँ पे इंडिया में, सो दैट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी सबसे पहले ये डिसाइड कर ले। ठीक है, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ कारणों की वजह से वो चीज़ रिजेक्ट होगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बन पाई थी। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आपकी बनी वो आपका 1946 में बना था। ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ यहाँ पे क्यों थे, क्या रीज़न थे, वो हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। मुस्लिम लीग के क्या ऑब्जेक्शंस थे, ठीक है, और फिर कैबिनेट मिशन जब आया तब वो डिमांड एक्सेप्ट क्यों हुई, वो चीज़ें हम मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पे आपके लिए अभी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कैबिनेट मिशन जब 1946 में आया तब ये मतलब कि डिसाइड हो गया था कि अभी इंडिया का क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, सबसे पहले वो टोटल मेंबर्स का नंबर कितना रखा गया था, 389। ठीक है, उसमें से आपके दो तरह के पर्सन्स थे, एक आपके 296 पर्सन्स वो थे जो ब्रिटिश इंडिया से आते थे, 93 पर्सन्स वो थे जो आपके प्रिंसली स्टेट से आते थे। आप सभी लोगों को पता होगा जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो इंडिया के 11 प्रोविंसेस ब्रिटिश के पास थे। उसके अलावा जो होल ऑफ द ज्योग्राफी है, इंडिया का टेरिटोरियल पार्ट है, वो क्या था, छोटे छोटे राजाओं के पास था। ठीक है, जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स पढ़ते हैं। और हम जब हम रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या फिर यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो हम देखते ही हैं कि 563 प्रिंसली स्टेट्स को कंबाइन करके हमने इंडिया बनाया था। ठीक है,
तो 93 सीट्स क्या की गई थी, प्रिंसली स्टेट्स को दी गई थी, वहां से रिप्रेजेंटेटिव आने थे हमारे पास, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन, ठीक है, जब पार्टीशन हुई और इंडिया से पाकिस्तान वाला एरिया निकल गया तो हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स क्या आ गए, वो रिड्यूस हो गए थे, ठीक है। तो अभी हमारे पास मेंबर्स कितने रह गए थे, टोटल 299, ठीक है। तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए। इट वाज पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दो चीजें भी पता होनी चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो क्या थे, आपके पार्शियली इलेक्टेड थे एंड पार्शियली आपके नॉमिनेटेड थे, ठीक है। ना तो वो टोटली नॉमिनेटेड थे, ना ही टोटली वो आपके इलेक्टेड थे। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको पता होनी चाहिए, वो आपकी 9th ऑफ दिसंबर सॉरी 9th ऑफ दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। इस फर्स्ट मीटिंग में वहां पे सिर्फ 211 मेंबर्स थे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया था, ठीक है। एज पर द फ्रेंच प्रैक्टिस, डॉक्टर चिदानंद सिन्हा सीनियर मोस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। अभी क्या था, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है, अभी उसको जैसे मान लो वहां पे 200 या 300 मेंबर बैठे हैं, उनको ऑर्डरली वहां पे अरेंज करके रखना सो दैट कि एक हेल्दी वे में डिस्कशन हो सके। तो हमें क्या चाहिए, वहाँ के एक प्रेसिडेंट चाहिए जिनको हम आजकल स्पीकर के तौर पे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी मैनेज करते हैं हाउस का जो आपका डेकोरम होता है या फिर आपका जो भी पीसफुल उसकी जो कार्रवाई है वो चलती रही। तो उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हमारे मोस्ट सीनियर पर्सन थे एज में, ठीक है, तो उनको क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट का, असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, ऐसा कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद इलेक्शन के थ्रू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, यहाँ पे मेंशन्ड है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन गए थे, ठीक है, इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट, एंड डॉक्टर HC मुखर्जी जिनको क्या बनाया गया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। बस 3 नेम आपको पता होने चाहिए। उसके बाद 13th ऑफ दिसंबर, यहाँ पे वेरियस बुक्स में कभी 11 दिसंबर भी लिख देते हैं लेकिन 30 दिसंबर भी लिख देते हैं, तो दोनों डेट्स में से 13 दिसंबर कर लो अगर आपको करना है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था कि हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूएंट हम बना रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, संविधान जो बना रहे हैं, उसका हमारा मेन रेजोल्यूशन, हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा, ठीक है। तो उसको ही हमने बाद में क्या बोल दिया, हमारा इंडिया का प्रीएम्बल बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या हमारा मोटिव है, हम क्या चाहते हैं कि इंडिया कैसा कंट्री हो, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपको मेन पता होना चाहिए, इस रेजोल्यूशन को यूनैनिमसली अडॉप्टेड किया गया, ठीक है, मतलब कि बिना किसी विरोध के 22 जन 1947 में, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मॉडिफाइड वर्जन को हम क्या बोलते हैं, प्रीएम्बल बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से। 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था इलेक्शन मतलब कि वोटिंग के थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करें और आपको चीजें क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है, नेशनल एंथम जो है इंडिया में, उसको हमने जनवरी 24 1950 में अपनाया। फ्लैग को हमने जुलाई 22 1947 में अपनाया। नेशनल सॉन्ग की बात करें तो जनवरी 24 1950 में हमने इसको अपनाया, ठीक है। नेशनल एंथम और सॉन्ग की डेट सेम है, फ्लैग की डेट उससे पहले 2247, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है, जिन्होंने 4 जनवरी 24 1950 में संभाला था। डेट यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको पता होने चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद देखो अभी एक बहुत बड़ा हमने डॉक्यूमेंट बनाना है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, तो उसकी वेरियस कमेटीज बनी थी कि वेरियस कमेटीज के पास डिफरेंट टाइप के वर्क्स थे, ठीक है। तो कौन सी कमेटी कौन सा काम देख रही है वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम जो था BR अम्बेडकर जी के पास था, ठीक है, जो मतलब कि फाइनल ड्राफ्ट करेगी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने फिर रखा जाएगा, जिसके ऊपर वोटिंग की जाएगी। जो भी प्रोविजंस हम कॉन्स्टिट्यूशन में रखना चाहते हैं उसको ड्राफ्ट करना है, उसको लिखना है, उसका काम BR अम्बेडकर जी के पास था। यूनियन पावर्स कमेटी जो है उसके प्रेसिडेंट आपके जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट भी जवाहरलाल नेहरू थे।
प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के प्रेसिडेंट आपके सरदार पटेल जी थे, और स्टीयरिंग कमेटी जो है उसके आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, ये कुछ कमेटीज हैं जिनके आपको प्रेसिडेंट एज सच मालूम होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट जो थे आपके कौन थे, बी आर अम्बेडकर जी थे। ठीक है, इसमें बी आर अम्बेडकर जी के अलावा 7 मेंबर्स और थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी के अलावा यहाँ पे आपके 7 मेंबर्स और थे। ठीक है, और इस कमेटी को जो काम सौंपा गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन बन के जब तैयार हुआ तो डेट कौन सी थी, नवंबर 26 1949। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था इस डेट के ऊपर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो इफेक्ट में आया था, लागू हुआ जब से उसके प्रोविजंस, उसकी डेट जो है वो आपकी जनवरी 26 1950 है। ठीक है, इसी डेट को हमने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, क्योंकि हम इसी दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं। उसका रीज़न ये था, जनवरी 26 1930 को हमने पूर्ण स्वराज का क्या किया था, अपने आप को डिक्लेयर किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने लाहौर रेजोल्यूशन में, जो आपकी लाहौर की मीटिंग्स थी वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जनवरी 26 1930 को क्या बोला था कि हम क्या है, पूर्ण स्वराज है। ठीक है, मतलब कि हम अपने आप में एक कंट्री और हम अपने आप को रूल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, टोटल 11 सेशंस हुए थे जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। टाइम कितना लगा, 2 years 11 months एंड 18 days टू कंप्लीट दिस वर्क। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग्स कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरियस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ने के बाद वहाँ के जो अच्छे और इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो उनको इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, मॉडिफाई करके। ठीक है, इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। तो कौन सी कंट्री के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें हमने अडॉप्ट की, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेजरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। उसके कौन कौन से प्रोविजंस हैं, फेडरल फीचर। ठीक है, फेडरल फीचर्स मींस आपका एक यूनियन होगा और उसके नीचे क्या होंगे, स्टेट्स होंगे, दोनों के बीच में क्या है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर है आपकी एमरजेंसी पावर्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, देखो एमरजेंसी पावर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ली थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जिसको हम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए इमरजेंसी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी, लेकिन इमरजेंसी के ड्यूरिंग फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन करने का जो प्रोविजन है वो हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है। ठीक है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है सॉरी, तो इन दोनों चीजों के बीच में आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ये प्रोविजन भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम फेडरल फीचर्स, वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, लेकिन कनाडा से हमने ये प्रोविजन लिया है कि फेडरेशन होने के बावजूद, वैसे इंडिया यूनियन है, फेडरेशन नहीं है, फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद हमारा क्या होना चाहिए कि सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए स्टेट्स के कंपैरिजन में। ध्यान से पढ़ लेना आप कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या गया है। प्रोविजन अगर फेडरल फीचर्स हैं तो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं, लेकिन अगर फेडरल फीचर्स होने के बावजूद सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रेदर देन की स्टेट्स, वो हमें कनाडा बताता है। ठीक है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन, ठीक है, उससे हमने क्या क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया, बाई कैमरल पार्लियामेंट मीन्स 2 सदन होंगे, लोकसभा राज्यसभा, कैग के ऑफिस को हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया, कैबिनेट सिस्टम को हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया। ठीक है, उसके बाद आता है आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है यार। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऑफिस की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ होगा इन्होंने
यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट नीचे ही है इसके, ठीक है। जस्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ही हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है, लेकिन अगर उसके इलेक्शन का तरीका जो हमारा क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होती है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो मेन बात है वो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी बोलते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो कुछ कोशिश ये करता रहेगा कि हमारे इंडिया में इम्प्रूवमेंट्स होती रहें, ठीक है। सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें DPSP में लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द अपर हाउस, राज्यसभा में जो नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स की जाती है प्रेसिडेंट की तरफ से, ये कॉन्सेप्ट क्या आपका आयरलैंड से लिया गया है। आगे हमने ये भी पढ़ना है जब हम वेरियस पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो राज्यसभा में जो सीट एलोकेशन की जाती है वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज को, ठीक है, और उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल्स में लिखा हुआ है। इसके अलावा यूएस की बात करें तो प्रियम्बल वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है। प्रियम्बल का जो ये कॉन्सेप्ट है हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया है, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। इसके अलावा रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये भी हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। यूएसएसआर से अगर हम बात करें तो मेनली आपका फंडामेंटल ड्यूटीज पूछा जाता है और आइडिया ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से मैं आपको बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी लिस्ट जहाँ पे कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, सेंटर के पास भी और स्टेट्स के पास भी, ठीक है। ये आइडिया ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस छोड़ दो। उसके बाद है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये हमने साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सिद्धांत अपनाए हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो वहाँ की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी वहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। रिपब्लिकन सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अडॉप्ट किया। क्या मेरे को ये बता सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? प्लीज अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है तो आप कमेंट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ये दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अगर हम इसके स्टार्टिंग की बात करें, जब ये इफेक्ट में आया था तब इसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे 22 पार्ट्स में ये डिवाइडेड था और 8 शेड्यूल्स थे टोटल। अभी इसमें कितने शेड्यूल्स हैं जिसको हम हिंदी या पंजाबी में अनुसूचियां बोलते हैं, तो अभी इसके अंदर 12 अनुसूची हैं, ठीक है। ये ना तो ज़्यादा रिजिड है और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब ये दोनों है, रिजिड भी है फ्लेक्सिबल है। उसका रीज़न ये है कि कुछ प्रोविजंस इसके बहुत ही सिंपल तरीके से अमेंड किए जा सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल है बिल्कुल ही, ठीक है। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसको अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर बहुत मुश्किल से अमेंड किए जाते हैं, इसलिए रिजिड है, ठीक है। कुछ प्रोविजन यहाँ पे लिखा हुआ है उनके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जब हम पार्लियामेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम है हमारा इंडिया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि इंडिया यूनियन है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ज़्यादा पावर्स किसके पास है, आपकी सेंटर के पास है, ठीक है। उसके बाद आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं चलता, यहाँ पे आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है। उसके बाद क्या है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे यहाँ पे, देन सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब कि जो बंदा 18 ईयर का हो गया उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। पहले ये एज 21 थी, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको क्या कर दिया गया, एज को रिड्यूस करके 21 से 18 कर दिया गया था, ठीक है। और ये डेट कौन सी है, 1988 में ये अमेंडमेंट हुआ था। इसके अलावा हमारा लोकल गवर्नेंस की बात आती है, 3 टियर गवर्नमेंट 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद हमने उनको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। इमरजेंसी प्रोविजंस हैं आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 के अंदर, ठीक है।
सेकुलर स्टेट है हमारा इंडिया, ठीक है। ये वर्ड हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया था। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, या लाइक यूपीएससी है, ठीक है, कैग है, इलेक्शन कमीशन है। तो ये हमारे कुछ फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीएम्बल, जिसको हम हिंदी या पंजाबी में अगर बात करें तो प्रस्तावना भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में वेरियस टाइप ऑफ टर्म्स यूज की गई थी कि ये क्या है। अर्नेस्ट बर्कर ने एक टर्म यूज की थी कि ये क्या है, की नोट है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या है, की नोट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि अगर हम प्रस्तावना को या प्रीएम्बल को अच्छे से पढ़ लें तो हमें ऑब्जेक्टिव समझ आ जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में चाहता क्या है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका एन.ए. पलखीवाला ने बोला था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस तरह के वेरियस टर्म्स आपको पता होने चाहिए। अर्नेस्ट बर्कर ने क्या बोला था कि ये की नोट है, मैंने आपको बता दिया। एन.ए. पलखीवाला ने क्या बोला था कि ये आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। हमने ये अडॉप्ट कहाँ से किया कि हमारे संविधान के आगे एक प्रस्तावना होनी चाहिए, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अभी ये अगेन दोबारा से आ गया, हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसी को हमने मॉडिफाई करके प्रीएम्बल बनाया है। 3 वर्ड्स आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 संविधान में संशोधन की गई 1976 में, और 3 वर्ड्स यहाँ पे ऐड किए गए क्या कि इंडिया एक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री होगा, और इंटीग्रिटी, इसमें 3 वर्ड्स यूज किए गए थे, ठीक है। अभी हम 1 बाय 1 वर्ड्स का मतलब समझ लेंगे, ठीक है। 26th डे ऑफ नवंबर 1949 में की वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं जो हमारा प्रीएम्बल में लिखे हुए हैं। सोवरन का मतलब देखो होता है प्रभु सत्व, मतलब कि इंडिया के ऊपर कोई कंट्री दबाव या प्रेशर डाल के कुछ कर नहीं सकती। इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगा, इंडिया अपना मालिक खुद है। कोई भी अदर कंट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिया को मजबूर नहीं कर सकते, इंडिया किसी कंट्री की नहीं मानेगा। अगर हम ये बोलें कि इंडिया कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्ट है तो क्या इंडिया अभी भी ब्रिटेन की मानता है? तो ऐसा कुछ नहीं। इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे काम करेगा, अपने निर्णय लेने का इसको पूरा अधिकार है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोशलिस्ट कंट्री। सोशलिस्ट कंट्री, सोशलिज्म का मतलब ये होता है समाजवाद, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंट्री में ज़्यादा डिवाइडेशन है रिच एंड पुअर के बीच में, तो गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉपर्टीज है, वो अपने हाथों में रखेगी, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में नहीं देगी, सो दैट कि वो एक बैलेंस बना के रखे, गरीब लोगों का भी वेलफेयर करती रहे। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि जब प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या किया गया, स्टेट के पास जो प्रॉपर्टी होती थी, जो उसके ऊपर कंट्रोल होता था प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, वो उसने लूज कर दिया। तो अभी क्या है, रिच एंड पुअर का जो डिवाइडेशन है हमारे इंडिया में वो ज़्यादा लाइन जो है वाइड होती जा रही है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो हम जब मेंस की बात करते हैं, यूपीएससी पीसीएस, तब बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया का मेन, अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो सोशलिस्ट कंट्री होगा। ये वर्ड हमने 1976 में ऐड किया है। इसके अलावा एक वर्ड है सेकुलर। सेकुलर का मतलब ये होता है कि धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष में भी 2 तरह का होता है। एक धर्मनिरपेक्ष वो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी धर्म को नहीं मानती। इस तरह का जो सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, वो आपका फ्रांस और अमेरिका में आपको देखने को मिलता है। लेकिन दूसरे तरह का जो धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म होता है, जिसमें गवर्नमेंट सभी धर्मों को सपोर्ट, सभी धर्मों को प्रमोट करती है, वो इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है आपको डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी का मतलब आपको पता ही है कि पीपल्स के थ्रू रूल करना। जो भी आपके ये पार्लियामेंट में एमपीज बैठते हैं या स्टेट में एमएलएस बैठते हैं, उनको पीपल्स ही पावर देते हैं क्या करने के लिए, रूल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात आ रही है, वो एक अलग चीज़ है कि डायरेक्टली आप जैसे मान लो प्रेसिडेंट को चूज नहीं करते, ठीक है, तो
ये आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होगी, ठीक है। टू टाइप की होती हैं इनडायरेक्ट में, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। डायरेक्ट में क्या होता है कि आपका रेफरेंडम करवाया जा सकता है, प्लेबिसाइट करवाया जा सकता है, ये आपका स्विट्जरलैंड में होता है। इंडिया का आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म को अपनाते हैं। उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, अगर पंजाबी में बात करें तो गणतंत्र, ठीक है। जो आपका मेन हेड होगा हमारे देश का, वो कोई मोनार्क नहीं होगा, वो कोई राजा या किंग नहीं है, ठीक है। वो लोगों के द्वारा भेजा हुआ पर्सन है, ठीक है। बस यही बात आपको याद रखनी है। उसके बाद है जस्टिस। जस्टिस में आपके वहाँ पे जो मेंशन किए हुए हैं वर्ड, सामाजिक तौर पे आपको न्याय मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक तौर पे आपको न्याय मिलेगा, और पॉलिटिकल। 3 तरह के जस्टिस की यहाँ पे बात की गई है। और आइडिया ऑफ जस्टिस जो आपका रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया 1917 में जो हुई थी, ठीक। जस्टिस आपका 3 तरह का ही मेंशन किया गया है प्रस्तावना में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दैट इज इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी है आपको थॉट्स की, विचारों की, एक्सप्रेशंस की, बिलीफ की एंड वर्शिप टू ऑल द सिटीजन्स थ्रू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और लिबर्टी का अगर हम बात करें तो ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। चलो यहाँ पे डेट आ ही गई है, 1789 से लेकर 99 तक चला है। इक्वालिटी की अगर बात करें तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। उसके बाद आपका फ्रैटर्निटी, भाईचारा को प्रमोट करेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चर्स को, रिलीजियस को मानने के लिए लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनके बीच कम्युनल हार्मनी बनी रहे, ठीक है, और कम्युनल राइट्स ना हो, इसके लिए भी काम हम करेंगे। उसके बाद अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो जो चीज़ें आपको मेनली पता होनी चाहिए, यहाँ पे मैं सेपरेटली लिख देता हूँ। पहला पॉइंट जो आपको प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या है, पार्ट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बेरूबरी यूनियन केस हुआ था, ठीक है, 1960 में। इसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट नहीं है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन केशव नंदा भारती केस में ये क्या कर दिया गया, इसको बता दिया गया कि ये प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, सो दैट इसको हम उसी तरीके से अमेंड कर सकते हैं जिस तरह से हम कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस अदर प्रोविजंस को अमेंड करते हैं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 368 में। तो यस, प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, अमेंडेबल है ये, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि वंस अमेंडेड, एक बार ही इसको अमेंड किया गया है, ठीक है, वो हमने आपको बता दिया। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था तो 3 वर्ड इसमें ऐड किए गए थे। फोर्थ पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रियम्बल है वो एनफोर्सेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऑल्दो इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट तो है, लेकिन ऐसे तो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी पार्ट है, वो भी आपके एनफोर्सेबल नहीं है थ्रू द कोर्ट्स। यानी कि अगर इनमें कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, जैसे हमने फ्रैटर्निटी की बात की, तो अगर फ्रैटर्निटी किसी एरिया में अभी हो नहीं रही, वहाँ पे राइट्स हैं, तो आप जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट वहाँ पे उसको प्रमोट नहीं कर रही है फ्रैटर्निटी को, क्योंकि ये कोर्ट्स के थ्रू एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। प्रियम्बल ऐसी जैसे आपका DPSP एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। बेरोबरी यूनियन केस कब हुआ था, 1916 में हुआ था, और वहाँ पे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था पता होना चाहिए। केशव नंदा भारती केस के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर आई थी, आजकल तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से, वो हम अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में कवर करते हैं। और अगर हम सेपरेट 1 by 1 केस की बात करें तो हम इस लेक्चर में तो कवर नहीं करेंगे, ठीक है, ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। कुछ फेमस केस जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई, जैसे KS पुट्टास्वामी का केस भी आजकल न्यूज़ में है प्राइवेसी के केस में, तो उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा हौच पौच नहीं करेंगे। यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए केशव नंदा भारती के केस में, अगर हम प्रियम्बल का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो प्रियम्बल के बारे में केशव नंदा भारती केस ने क्या बोला, बस इतना ही। इससे ज़्यादा हम केशव नंदा भारती केस में डिस्कस नहीं करेंगे कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में क्या बोलती है या बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलती है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाकी जो ये चीज़ें नीचे दी हुई हैं वो मैंने आपको बता दी पॉइंट्स बना के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन चीज़ कवर होगी प्रियम्बल तक, ठीक है।
यहाँ से आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया कैसे आया, फिर ये डिमांड कैसे अडॉप्ट की गई अगस्त ऑफर के अंदर, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स कितने थे, प्रेसिडेंट कौन था, कौन कौन सी कमेटीज़ बनी, ठीक है। देन हमने कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया, ठीक है। और देन आपका जो मेन क्रक्स है हमारे पूरे संविधान का, जिसको हम आइडेंटिटी कार्ड बोल सकते हैं या की नोट बोल सकते हैं, प्रीएम्बल, उसके बारे में हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आज का लेक्चर देखने के बाद आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको यहाँ पे क्या क्या और प्रॉब्लम्स लग रही हैं, या आप चाहते हो कि मैं अपना वे ऑफ टीचिंग थोड़ा चेंज करूँ। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपके बेनिफिट के लिए, अगर आप मेरे को इनपुट नहीं दोगे तब तक मैं इम्प्रूव नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और अभी हमारा ये पहला ही लेक्चर है और हम चाहते हैं कि अच्छे से पॉलिटी को हम कवर कर सके सारे एग्ज़ाम्स के लिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे को बताइए कि मैं क्या चेंज करूं। आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए एडिशनल या कुछ समझ नहीं आया तो सारे कमेंट कर देना। कमेंट्स को पढ़ने के बाद आई विल ट्राई टू चेंज माय वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। बाकी अगर अच्छी लगी हों वीडियोस तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।